तो जो एलएलबी के में एक पेपर है भूमि विधि लैंड लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है खासकर यूपी स्पेशल के लिए वो है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपके प्री में, मेंस में, सेमेस्टर एग्जाम में सबके लिए ज़रूरी है। तो हम फटाफट से पॉइंट वाइज इसका पूरा विशेषता समझेंगे, याद भी हो जाएगा इस तरीके से धाराओं के साथ, और कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आंसर फॉर्मेट भी हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से क्लास। क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करें। डिस्कस इन ब्रीफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006। तो इसमें आप जब स्टार्टिंग करिएगा तो आप बताओगे कि ये जो संहिता है वो अपने आप में परिपूर्ण है। कैसे? क्योंकि ये हमारे विधिक अधिकारों की सुरक्षा देती है। और परिपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पूरी विधिक अधिकारों को सुरक्षा देती है, सरल है, आकर्षक है, बोधगम्य है, और साथ ही साथ बाकी अधिनियम से थोड़ा अलग है क्योंकि ये बहुत संक्षिप्त है, बहुत सरल भाषा में बनाया गया है। इसकी प्रक्रिया सिंपल है और इसमें विवाद निपटारे की प्रक्रिया बहुत आसान दी गई है। जोतों के अधिकार को सुरक्षित किया गया, इसके प्रावधान समझने योग्य है और इसमें अधिकारों को व्यवस्थित किया गया। ये जो 3 लाइन है ना, इसको आप जब पूरा डिटेल लिखोगे तो काफ़ी अच्छा आधा पौन पन्ने का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। क्या लिखोगे कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 स्वयं में परिपूर्ण है, इसकी भाषा आकर्षक है, सरल है, बोधगम्य है, विधिक अधिकारों की भरपूर सुरक्षा प्रदान करता है। और बाकी के जो पहले के अधिनियम थे उससे ये काफ़ी अलग है क्योंकि ये आसान है, सरल है, संक्षिप्त में है और अभी के सिचुएशन के हिसाब से अधिकारों को रक्षा करता है। भाषा इसकी आसान है, इसकी प्रक्रिया समझने योग्य है। ये किसी भी तरह के वाद विवाद के निपटारे के लिए बहुत अच्छा आसान प्रक्रिया और व्यवस्थित रूप से बताता है। जोतों के अधिकार को सुरक्षित करता है और साथ ही साथ ये हमारे अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। अब इतनी बातें तो इंट्रोडक्शन में विशेषता पता चल गई, लेकिन आंसर चूंकि अलग से विशेषता लिखना है तो लिखना पड़ेगा। तो आप कहाँ से शुरू करोगे? संहिता की विशेषता धारा 29 से शुरू करना, क्योंकि क्रम से लिखना अगर रखोगे तो याद रहेगा। तो धारा 29 में कहा गया कि जो जोतदार है उनके हिस्सों का लेख, नक्शा, नंबर राजस्व मंडल और राजस्व अधिकारी की न्यायिक कार्य को सौंपा गया है। धारा 29 बताता है कि मान लीजिए आपके घर में आपके बाबा हैं या कोई भी है, उनको वो जोतदार हैं और उनके हिस्से का लेख कहाँ आपके पास लिखा होगा? नहीं, उसका लेख होगा, उस जमीन का एक नक्शा होगा, जमीन का एक नंबर होगा, वो सब किसको देंगे? राजस्व अधिकारी के पास, उसके पास सौंपा गया होगा। फिर धारा 20 से 24 में कहा गया है कि जो ज़मीन है, जो जोतदार की ज़मीन है, उसका सीमा निर्धारण, ताकि सीमा विवाद का निपटारा आसानी से हो सके और नुकसान के बदले क्षतिपूर्ति भी वसूल की जा सके, वो सब सीमा निर्धारण किसमें है? 20 से 24 में है। आप एक ज़मीन को इमेजिनेशन में ले करके ये सारे आप इसकी विशेषता याद करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास एक ज़मीन है, उस ज़मीन का लेख, नक्शा, नंबर कहाँ जाएगा? राजस्व अधिकारी के पास न्यायिक कार्य के लिए। 29 में लिखा गया। धारा 20-24 क्या बताता है? जो आपकी ज़मीन है उसका सीमा निर्धारण चारों तरफ से जो होगा, ताकि आपको भविष्य में कोई भी सीमा विवाद हो तो निपटारा हो सके, उसके नुकसान के बदले आपको क्षतिपूर्ति मिल सके, वो है धारा 20 से 24 में। फिर धारा 33 से 35 कहता है कि उत्तराधिकार के आधार पर नामांतरण, जब आपके ज़मीन का आपके बाद कौन उत्तराधिकारी होगा उस अंतरण के आधार पर उसका नामांतरण किया जाएगा। धारा 41 कहता है कि किसान बही खाता होगा एक, जिसमें जोतदार के अधिकार लिखे होंगे। तो धारा 41 जो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे आप याद करोगे? धारा 41 क्या कहता है आपको कि धारा की जो किसान जो बही है वो जारी किया जाएगा जोतदार के अधिकार को प्रभावी रूप देने के लिए कि आपका ये अधिकार है। इसके बाद है धारा जिसमें जोतदार का अधिकार क्या क्या है। मान लीजिए आपकी ज़मीन किसी रास्ते में पड़ी, किसी राजकीय मार्ग पर, तो आपको वृक्षारोपण का अधिकार है, आपको फल और लकड़ी सब चीज़, जो भी चीज़ उस रास्ते पर जो भी आपने उपजाया उन सब पर वंशानुगत अधिकार होगा, आपको उसको जो भी लाभ होगा वो सब आपको मिलेगा। फिर है धारा 64। अब धारा 64 कहता है कि आबादी की भूमि में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग यानी SC, ST, OBC और किसी मजदूर को वरीयता दी जाएगी। अगर बहुत सारी आबादी है, 1000 से ऊपर आबादी है, तो उसमें वरीयता किसको मिलेगी? SC, ST, OBC और जो कृषि मजदूर है। किसमें है? धारा 64 में है। इसके बाद अगला आता है धारा 77 लोकहित की भूमि पे कब्जा या स्वामित्व। तो लोकहित की भूमि पे लंबे समय के कब्जा के मात्र से भू स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। मतलब कोई ऐसी भूमि है जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, ऐसी भूमि पे अगर कोई लंबे समय तक कब्जा कर लेगा तो उसका भू स्वामित्व जो है उस पर नहीं माना जाएगा। इसके बाद आता है धारा 80 जो कि भूमि का आवासीय और
जो भी सक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर है ना, उनको भूमि का आवासीय, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रयोग का अधिकार, जैसे किसी के पास बहुत बड़ी भूमि है, अब वो उस पर खेती नहीं करना चाहता, तो वहाँ क्या कर सकता है, कोई घर बना करके रेंट पे दे सकता है, कोई उद्योग दुकान खोल सकता है, व्यवसाय के रूप में उपयोग कर सकता है। ये मिलता है धारा 80 के तहत। फिर धारा 90 से 94 क्या कहता है, ये 94 से 95 सॉरी, कि 15 वर्ष तक कृषि कार्य करने के बाद सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु पट्टे पर भी दे सकते हैं। किसी ज़मीन पर अगर कोई 15 वर्ष तक काम कर लेता है तो भूमि की उपजाऊपन अगर कम हो गया है तो आप ज़मीन को पट्टे पर दे सकते हैं किसी काम के लिए। फिर धारा 98 से 99 है, जो SC ST और जो वो हैं भूमिधर हैं, वो अपनी भूमिधरी भूमि बेचने का अधिकार रखते हैं, उनको अगर मन है तो वो बेच भी दें। इसके बाद है धारा 108 से 110। ये कहता है कि अविवाहित पुत्री और ट्रांसजेंडर के माता पिता के भूमि पर अधिकार देता है। जो किसी की अविवाहित पुत्री और जिसको ट्रांसजेंडर इशू है, वो अपने मम्मी पापा या पति पत्नी के भूमि पर अधिकार है उनका। तो धारा 108 से 110 अविवाहित पुत्री और ट्रांसजेंडर के माता पिता की भूमि पर अधिकार होता है। धारा 114 कहता है कि हत्यारा अगर कोई घोषित हो जाता है, किसी को सज़ा मिल रही है, तो उसको उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। वहीं पर धारा 126 कहता है कि जो विधवा हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको भूमि पर पट्टा देने को वरीयता दी जाएगी कि वो भूमि को पट्टा दे सकते हैं, क्योंकि विधवा है, पति से अलग है और दिव्यांग है। तो फिर धारा 149 कहता है कि अगर कोई शर्तों का उल्लंघन करके पट्टा निरस्त करने देता है तो उसको ये अधिकार है। इम्पॉर्टेंट है धारा 171, जिसमें अगर 50,000 रुपया तक का कर्ज किसी पे बकाया रह जाता है, वो बुजुर्ग महिला है, अवयस्क है, या कोई भारतीय सेवारत सैन्य कर्मी है, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। कर्ज उसका बकाया है तो भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। ठीक। फिर धारा 191 कहता है कि कृषि ऋण में SC ST की भागीदारी के बारे में कहता है। कृषि ऋण में SC ST की व्यक्तियों की भागीदारी का अधिकार है। और धारा 225 कहता है कि राजस्व विवाद को सरसरी तौर पर निपटारा किया जाना चाहिए, ना कि लंबित किया जाए वाद को। तो इस तरह से जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, भाषा उसकी सरल है, संक्षिप्त है, समझने योग्य है, प्रक्रिया आसान है, वाद विवाद का निपटारा आसान तरीके से हो जाता है, जोत अधिकार सुरक्षित है, और सबके अधिकार जो है इसमें व्यवस्थित की गई, इसलिए ये अपने आप में एक परिपूर्ण है। शॉर्ट में इसको अगर रिवीजन करना होगा तो रिवीजन में यह है कि इसमें नक्शे पर जोर दिया गया है ताकि कोई भी भूमि से संबंधित विवाद हो तो निपटारा हो सके और उसकी क्षतिपूर्ति मिल सके। दूसरा, उत्तराधिकार पे बल दिया गया है ताकि नामांतरण सही तरीके से और उत्तराधिकार पे कोई वाद विवाद ना हो। तीसरा, किसान बही खाते पे जोर दिया गया है, और जो ज़मीन है उसका मिसयूज़ ना हो, इसके लिए जो वृक्षारोपण, फल, लकड़ी, ये सब का लाभ का अधिकार भी उन लोग को दिया गया है। वरीयता क्रम में SC ST OBC को ऊपर रखा गया है, और साथ ही साथ ऋण माफ़ी में जो महिलाएं हैं, विधवा हैं, जो अपाहिज हैं, उन लोगों को वरीयता दी गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ये कोशिश की गई कि अगर राजस्व संबंधी कोई विवाद हो जाता तो उसका जल्दी निपटारा कर दिया जाए ताकि मामले जो हैं वो लंबित ना हो। अब आपको आसान तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप एक बार इसको किताब से भी रीड कर लीजिएगा, या फिर धारा वाइज इस तरह से आप शॉर्ट में नोट्स बना लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और आंसर जब भी लिखिएगा तो इसको और डिटेल में बढ़ा के लिखिएगा। मैंने सिर्फ कीवर्ड्स के थ्रू आपको ये आंसर समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा, और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।